हमने क्या पढ़ना है, हमने जो कल एक बार पढ़ लिया था उसको थोड़ा सा डिटेल में बढ़ा देती हूँ। और क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ याद है, कुछ पढ़ा था इसके बारे में। तो हमने ये देखा था कि भैया देखो ऐसे हमारी बुक में ऐसा डायग्राम बना हुआ है। देखो पहले मैं बता रही हूँ, ये मेरे पास लीफ है, ठीक है, ये कोई लीफ है। तो मैंने लीफ को क्या करा, मैंने लीफ को ऐसे कट किया हुआ है, समझे, मैंने लीफ को इस तरीके से कट किया। तो मुझे लीफ का बस ऐसा दिख रहा है, मेरी बात समझे या नहीं समझे। तो लीफ को जब मैंने कट किया तो मुझे लीफ का ये वाला पार्ट दिख रहा है। अब मैंने एक छोटा सा सेक्शन इसको मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, इतने छोटे से सेक्शन को मैंने किसके अंदर देखा, माइक्रोस्कोप के अंदर। तो मुझे क्या दिखाई दिया कि भैया देखो इसके बाहर एक लेयर लगी पड़ी हुई है ऐसे, यहां पर कुछ सेल पड़े हुए हैं, ठीक है, यहां पे कुछ सेल पड़े हुए हैं, ठीक है, ये भी बना दिया हमने। तो हमने क्या कहा, मैंने क्या बोला, क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में मैंने क्या बोला, हमारे पास एक पत्ता है, लीफ है, मैंने लीफ को ऐसे कट किया, तो मुझे ऐसा इतना सेक्शन मिलेगा। सिर्फ इस सेक्शन का मैं एक छोटा सा हिस्सा इलोंगेट करके मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर देख रही हूँ। तो मुझे क्या दिखाई दिया, एक तो सबसे बाहर एक पतली नहीं होती, मोटी लेयर होती है वैसे, तो बाहर एक लेयर प्रेजेंट है जिसका नाम है क्यूटिकल, और ये क्यूटिकल वैक्स की बनी हुई है। तो वैक्स की एक लेयर बनी है प्लांट के सरफेस के बाहर, लीफ के सरफेस के बाहर, जिसका नाम क्या हो गया, क्यूटिकल। ये क्यूटिकल क्या करता है, प्लांट को बचाता है। किससे बचा रहा है प्लांट को, बाहर जो इतनी तेज सनलाइट है ना, वो सूरज की गर्मी इतनी तेज है कि प्लांट की बॉडी से कहीं पानी का लॉस ना करवा दे, और अगर पानी का लॉस हो जाएगा तो बेचारा खाना कैसे बनाएगा, क्योंकि हमारे फोटोसिंथेसिस में पानी की रिक्वायरमेंट तो है। बेचारा इतनी मेहनत करके जड़ों की मदद से, रूट्स की मदद से पानी ऊपर तक का लेकर आया था। अगर ऊपर क्या कहते हैं सारा का सारा पानी लॉस हो जाए ऊपर से, तो जो पानी बेचारा वो इतनी मेहनत करके लेकर आया था ऊपर तक का, वो तो सारा लॉस हो गया। लॉस हो जाएगा तो खाना कैसे बनेगा फिर, समझे। तो ये जो क्यूटिकल की लेयर है वो किससे बचाती है प्लांट को, पानी के लॉस से बचाती है। सिर्फ पानी के लॉस से नहीं बचाती है, जब बरसात का टाइम होता है तो इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो बहुत सारा पानी होता है ना। अब वो पानी क्या कहते हैं इस लेयर्स के अंदर नहीं जा सकती है, वो अंदर नहीं जा सकता प्लांट की बॉडी के अंदर, और प्लांट की बॉडी के अंदर गया तो सड़ा देगा प्लांट को, पूरा प्लांट हमारा खराब हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये वाली मोटी सी लेयर लगी रहती है कि अगर पानी की बूंदे इसके ऊपर पड़ी रहे तो ये नीचे रह जाएगा, ये प्लांट की बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया क्यूटिकल। क्यूटिकल के नीचे देखो दो जगह, एक यहाँ पे भी एपिडर्मिस लिखा हुआ है, एक यहाँ पे भी एपिडर्मिस लिखा हुआ है। तो एपी का मतलब क्या होता है ऊपर, डर्मिस का मतलब क्या होता है स्किन। तो हमारी सबसे ऊपर वाली सरफेस जो होती है स्किन की, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। प्लांट की बॉडी में अगर तुम पत्ते को ऐसे देखते हो तो ये वाली ऊपर की स्किन हो जाएगी और ये नीचे की स्किन हो जाएगी। अभी मैंने लीफ को ऐसे रखा है मतलब, तो लीफ का ये वाला जो सेक्शन है ये हो गया अपर एपिडर्मिस, और ये वाला सेक्शन क्या हो गया, ये क्या हो गया लोअर एपिडर्मिस। तो सबसे बाहर की जो लेयर आ रही है उसका नाम हो गया एपिडर्मिस, जिसको हम अपर एपिडर्मिस कहेंगे, और सबसे नीचे वाला जो साइड हो गया वो भी क्या हो गया लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस के पास भी क्यूटिकल की लेयर होती है, लेकिन हमारी बुक में नहीं बना रखा, तो हमारी बुक में इतना ही पड़ा हुआ है। तो एपिडर्मिस समझ में आ गया क्या है। तो एपिडर्मिस ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर, इन दो लेयर के बीच में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन सेल्स को प्लांट की बॉडी में बोला जाता है मीजोफिल सेल। क्यों, क्योंकि ये मीजोफिल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं भैया, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट समझते हो ना, दिखाया था एक दिन तुमको डायग्राम, चलो फिर कभी दिखा दूंगी। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल करता क्या है, सनलाइट को अपनी बॉडी पे ट्रैप कर देता है, समझे। तो सूरज की रोशनी को अपनी बॉडी में क्या करेगा, ट्रैप करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि खाना बनाएगा, इसलिए ट्रैप कर रहा है। फिर नीचे क्या है, नीचे है लोअर एपिडर्मिस, इसके पास भी क्या प्रेजेंट होते हैं, थोड़े बहुत क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज्यादा स्टोमेटा कहां पाए जाते हैं, लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। अब स्टोमेटा होता क्या है थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे बस एक छोटा सा यहाँ कुछ बना रखा है जिसको मैंने बोला स्टोमा। अगर मैंने स्टोमेटा की बात करी, एक स्टोमेटा की बात करी तो उसको स्टोमा बोलूंगी, स्टोमेटा नहीं कहूंगी। अगर मैं बहुत सारे स्टोमेटा को साथ में ले रही हूं तब मैं बोलूंगी हाँ इनका नाम स्टोमेटा है। समझ में आया कि नहीं। तो लोअर एपिडर्मिस में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। तुमने छोटी क्लास में पढ़ा है स्टोमेटा कुछ नहीं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं प्लांट की बॉडी पे, स्पेशली लीव्स पर, जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है, पढ़ा है ना छोटी क्लास में। तो वही स्टोमेटा यहाँ पे बात कर रहे हैं, आया कुछ समझ में कि नहीं। ये तो हमारा हो गया क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ जो हमने पढ़ा। अब यहां से मैं क्या समझा रही हूं तुमको कि स्टोमेटा कैसा दिखाई देता है, ठीक। आ जाओ,
अब हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। क्या है इसके अंदर? एक डायग्राम ये बना रखा है, एक डायग्राम ये बना रखा है। ये दोनों डायग्राम किसके हैं? ये डायग्राम है स्टोमेटा के। ये क्या है? दो, इन दो को क्या बोला गया है? गार्ड सेल्स। तो ये दो यहां पर भी है और दो यहां पर भी है। इनका शेप कैसा है? किडनी जैसा, या फिर जो हम राजमा खाते हैं बीन जैसा शेप है ना, तो ये हम बोलेंगे कि इनका शेप बीन जैसा होता है। किसका? गार्ड सेल का। अब ये गार्ड सेल के अंदर छोटे छोटे मैंने डॉट्स बना रखे हैं। ये डॉट्स क्या है? क्लोरोप्लास्ट। मतलब इनके पास भी क्लोरोफिल होता है। समझे या नहीं समझे? ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है? यहाँ पे ओपन कर रखा है। ये दो गार्ड सेल्स को ऐसे खोल रखा है और यहाँ पे मैंने उसको बंद करा हुआ है। तो ये किसका डायग्राम है? ये ओपन स्टोमेटा का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है? ये क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम है। मैंने लिखा नहीं है बट समझ जाना कि ये वाला ओपन स्टोमेटा का डायग्राम है, ठीक है, और ये वाला क्या है? क्लोज्ड स्टोमेटा का डायग्राम है। और एक चीज और, मैं इसको स्टोमा वर्ड नहीं लगा रही हूं, मैं स्टोमेटा ही लिख रही हूं उसको। जब हमारे पास एक होता है ये स्ट्रक्चर, इस एक स्ट्रक्चर को हम स्टोमा कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे छोटू सा बना रखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ? मैं अभी इसको स्टोमेटा ही लिख रही हूँ। तो ये हो गया ओपन स्टोमेटा और ये हो गया क्लोज स्टोमेटा। अंतर किस चीज का दिख रहा है दोनों में? इसके पास भी दो किडनी शेप दिख रहे हैं गार्ड सेल्स, और इसके पास भी एक क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं। अंतर यह है कि यहाँ पर एक पोर है भैया, यानी कि छेद है, यानी कि होल है, लेकिन इधर होल नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो इस होल से होता क्या है? यहीं से तो गैसेस का एक्सचेंज होता है। कौन सी गैसेस? सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट को क्या चाहिए होता है? खाना बनाने के लिए। मैं अभी सिर्फ खाना बनाने की बात कर रही हूं। तो प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सराउंडिंग से लेगा, कहां से लेगा? इन्हीं होल्स के थ्रू। और उसके अंदर क्या बन रहा है? खाना बनाते समय ऑक्सीजन बन रहा है, उसी ऑक्सीजन को यहां फेंकेगा। अगर कभी पानी ज्यादा हो गया प्लांट की बॉडी में, तो इसी होल के थ्रू पानी भी इवेपोरेट हो जाएगा, पानी भी सारा निकल जाएगा बाहर। सर्दियों के टाइम पे तुमने देखा है ओस की बूंदे, प्लांट की सरफेस के ऊपर ओस की बूंदे देखी है? क्यों? कहां से आ रहा है? इसी से आ रहा है। समझे? जब प्लांट की बॉडी में ज्यादा पानी हो जाएगा तो उसके स्टोमेटा खुल जाते हैं, जिससे पानी जो है बाहर आ जा रहा है। लेकिन सर्दियों में सनलाइट है नहीं उतनी ज्यादा, तो पानी तो इवेपोरेट होगा नहीं। जब इवेपोरेट नहीं होगा तो बूंदे बन के उसी की सरफेस पे रह जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं ओस की बूंदे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, रेस्पिरेशन भी होता है प्लांट की बॉडी के अंदर। प्लांट की बॉडी में फोटोसिंथेसिस भी होगा और साथ में क्या होगा? रेस्पिरेशन भी होगा। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि प्लांट की बॉडी दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेगी सराउंडिंग से, खाना बनाएगी, ऑक्सीजन बनाएगी और उस ऑक्सीजन को सराउंडिंग में फेंकेगी दिन के समय, ठीक है, जो दिन के समय ही होता है सिर्फ फोटोसिंथेसिस। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? तुमने कभी सुना है? तुमसे बोला जाता है कि रात के समय प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, मर जाते हैं या डेथ हो जाती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेता है। समझ रहे हो कि नहीं समझे? तो ऑक्सीजन ये लेता है, तो इसका मतलब अभी तक तो हम पढ़ते हुए आते प्लांट में ऑक्सीजन देता है, ये ऑक्सीजन लेता है क्या? हाँ भाई। क्या सिर्फ रात के समय लेगा? नहीं, हर समय प्लांट ऑक्सीजन ले रहा है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। अब तुम कहोगे ऐसा कैसे, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो इसी को तो बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? क्या बताया था? हम जब सांस लेते हैं तो मेनली हम ऑक्सीजन लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज आया है, जो खून में मिक्स हो चुका है, वो अब हर एक सेल के पास जाएगा। तो हर एक सेल में खून में हर एक सेल में खून क्या पहुंचा रहा है? ग्लूकोज पहुंचा रहा है। साथ में जो ऑक्सीजन हमने लिए रखी थी उसको भी ऑक्सीजन पहुंचा रहा है हर एक सेल के पास, मतलब वो जो खून है वो उस ऑक्सीजन को हर एक सेल के पास पहुंचा रहा है। अब सेल के अंदर क्या होगा? ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। कंबाइन होने के बाद उसके प्रेजेंस में उसने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया कि नहीं बनाया? वाटर, और क्या बनाया? एनर्जी। तो क्या प्लांट को एनर्जी नहीं चाहिए? उसे भी तो सारी चीजें करनी है, एनर्जी क्यों चाहिए? प्लांट को कहां चाहिए यार? वो तो खड़ा रहता है एक जगह पे, वो बोलता भी नहीं है। अरे तो क्या उसकी बॉडी में मूवमेंट ही नहीं हो रहा होगा क्या? ये पानी को ऊपर लेके आया जा रहा है, पानी नीचे जा रहा है, खाने को पूरी बॉडी में फैलाया जा रहा है, एनर्जी नहीं चाहिए क्या उसके लिए? ये जो भी अंदर इसके अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा होगा क्या? इसके अंदर खाना नहीं पच रहा होगा? माना कि प्लांट की बॉडी में खाना डाइजेस्ट फॉर्म में, मतलब इतने सिंपल फॉर्म में बनता है कि उसको सीधे सीधे प्लांट की बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाएगा, कोई डाइजेशन नहीं होता। लेकिन प्लांट को इम्यूनिटी नहीं चाहिए, अपने आप को बचाएगा नहीं, वो अपने आप को डिजीज से फ्री नहीं करेगा, तो कैसे करेगा भाई? एनर्जी नहीं चाहिए उसको काम करने के लिए। अब ये ऑक्सीजन, अगर वो खाना बना रहा है तो खाना क्या बिना एनर्जी के बना देगा वो? समझे या नहीं समझे? तो इसका मतलब प्लांट की बॉडी में फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है। अगर मैंने बोला कि क्या प्लांट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो तुम बोलोगे किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो आप क्या कहते हैं?
अब फोटोसिंथेसिस के रिस्पेक्ट में बात करो तब तो ठीक है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, बट अगर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हो तो प्लांट तो ऑक्सीजन लेता है। रेस्पिरेशन में क्या करेगा वो? ऑक्सीजन लेगा ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो खाना टूटता है, समझे या नहीं समझे? अब तुम कहोगे दिन के समय तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, क्या दिन के समय ऑक्सीजन भी लेता होगा? अरे दिन के समय जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड ली है तो ऑक्सीजन बना भी तो रहा है, तो कुछ ऑक्सीजन तो भैया अपनी बॉडी में स्टोर कर रहा होगा ना वो रेस्पिरेशन के लिए, बाकी ऑक्सीजन निकालते जा रहा है हमारे लिए, समझे? तो कुछ ऑक्सीजन जो उसने बचा के रखा था उसमें क्या बन रहा है वो? उससे क्या बना रहा है वो? अपना कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकालने के बजाय उसको फोटोसिंथेसिस में लगा दिया उसने। आया समझ में कि नहीं? फिर क्या बना? ऑक्सीजन बना। वो ऑक्सीजन में से कुछ ऑक्सीजन फिर अपनी बॉडी के अंदर उसने क्या करा? फोटोसिंथेसिस में लगाने के लिए लगा दिया। नहीं समझ में आ रहा होगा? आ रहा है? पहले प्लांट ने कार्बन फोटोसिंथेसिस करी, उससे उसने ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाया, उस ग्लूकोज को जितना बॉडी के अंदर फेंकना था सब जगह फेंक दिया, अब वो ग्लूकोज को स्टोर करना था, स्टोर कर दिया स्टार्च की फॉर्म में। अब क्या करेगा? वो जो उसने बॉडी के अंदर स्टोर करा था, सॉरी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज फेंका है, अब वो ग्लूकोज सेल के पास जाके करेगा क्या? एनर्जी बनाएगा ना। एनर्जी कैसे बनाएगा? उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो जो उसने ऑक्सीजन बनाया वो सारे का सारा बाहर नहीं निकालेगा, कुछ ऑक्सीजन उसने अपनी बॉडी के अंदर रखा हुआ है ताकि वो सेल के अंदर जाके उस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करे और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना दे और एनर्जी बना दे। तो वो एनर्जी तो अपना काम करने में लगा दिया उसने। कार्बन डाइऑक्साइड जो बचा है अगर ज्यादा बनेगा तो बाहर निकाल देगा, जो रात के समय करता है वो, और दिन के समय तो ज्यादा बाहर निकालता नहीं है। दिन के समय क्या करता है? वो अपना खाना बनाने के लिए यूज कर लेता है। क्यों? सनलाइट मिल रही है उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब रात के समय क्या है? सनलाइट मिल नहीं रही है। जब सनलाइट मिल नहीं रही है तो क्लोरोफिल ट्रैप कैसे करेगा सनलाइट को? क्लोरोफिल ने जब सनलाइट ट्रैप करानी है तो खाने की प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी आगे? तो रात के समय अब कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा उसकी बॉडी में बन रही है कि जितना उसको स्टोर करना था उसने तो स्टोर कर लिया, बाकी क्या करेगा? बाहर फेंकेगा ना। समझे या नहीं समझे? लेकिन रेस्पिरेशन मैंने तुमको क्या समझाया था? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन शो करेगा, न्यूट्रिशन शो करेगा, करेगा कि नहीं? एक्सक्रीशन शो करेगा, और एक और करवाया क्या है? ट्रांसपोर्टेशन शो करेगा। तो प्लांट तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है क्या? है ना? तो क्या ये रेस्पिरेशन नहीं करेगा? रेस्पिरेशन क्या होता है? ग्लूकोज का या खाने का टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जिससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बनता है। ये होता है रेस्पिरेशन। तो अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है क्या प्लांट? है ना? तो क्या ये रेस्पिरेशन शो नहीं करेगा? समझ रहे हो कि नहीं? तो अभी तक का हमको लगता था कि प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन निकालता है, लेकिन अब से हमें यह भी ध्यान में रखना है कि रेस्पिरेशन तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, तो प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो भी रेस्पिरेशन शो करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब उसकी बॉडी में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय बन रहा है तो उसने तो उसको खाना बनाने के लिए यूज कर लिया, है ना? लेकिन अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय बन रहा है, क्योंकि रेस्पिरेशन तो लगातार प्रोसेस है। अरे तुम हमेशा सांस लेते हो ना, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर है, सांस लेने में और खाने को तोड़ने में अंतर है। बट तुम सांस लोगे तभी तो ऑक्सीजन तुम अंदर लोगे, ऑक्सीजन अंदर लोगे तभी वो सेल के पास जाएगा, और सेल के पास जाएगा तभी तो तुम्हारा ये क्या नाम है, ग्लूकोज टूटेगा, है कि नहीं? तो तुम सांस तो रेगुलरली ले रहे हो ना, ऐसा थोड़ी कि एक टाइम पे ले रहे हो बाद में छोड़ दिया, सांस तो कंटिन्यूस ले रहे हो। तो वैसे ही प्लांट की बॉडी में भी रेस्पिरेशन लगातार होता रहता है, वो छूटता नहीं है। लेकिन दिन के समय एक्टिव कौन सा हो जाता है? फोटोसिंथेसिस। और रात के समय ज्यादा एक्टिव कौन सा दिखता है मुझे? रेस्पिरेशन। जबकि रेस्पिरेशन लगातार चल रहा है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ तब तक रहेगा जब तक सनलाइट है। कुछ समझ में आया या नहीं आया? लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था बताओ तो? हमने क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ा था, समझ में आ गया था? स्टोमेटा ओपन, अच्छा मुझे गार्ड सेल वाला पढ़ाना ना कैसे, अच्छा ठीक है। स्टोमेटा ओपन कैसे रहता है, कैसे होता है? गार्ड सेल की मदद से स्टोमेटा ओपन रहता है ना, और गार्ड सेल अगर बंद हो जाएंगे तो स्टोमेटा भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। बीच में जो पोर होता है वो नहीं दिखता है ना, इतना हमने डिस्कस करा था पहले। आज का टॉपिक क्या है? सबसे पहले हमें क्या लिखना है? फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या है? तो तुमने तो भैया एक चीज तो पहले ही पढ़ रखा है, क्या? गैसियस एक्सचेंज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो इसका एक काम तो ये है कि गैसियस एक्सचेंज करेगा। कौन सा गैस एक्सचेंज करेगा भाई? कौन सा गैस एक्सचेंज करता है? नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और अपनी बॉडी में क्या बनाएगा वो? ऑक्सीजन। ये तुम किसकी बात कर रहे हो कि जब मैं कह रही हूँ नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और अपनी बॉडी में क्या बना रहा है? ऑक्सीजन। ये किसकी बात हो रही है? फोटोसिंथेसिस की हो रही है कि रेस्पिरेशन की हो रही है?
हाँ, फोटोसिंथेसिस, नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और अपनी बॉडी में ऑक्सीजन बना रहा है, ये क्या है? फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस में बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और अंदर क्या हो रहा है? खाना बन रहा है उसके, और खाना बनने के साथ साथ ऑक्सीजन भी बन रहा है। अब उस ऑक्सीजन को बॉडी के बाहर फेंकेगा वो, ये हो गया फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि प्लांट की बॉडी हमेशा रेस्पिरेशन शो करती है। रेस्पिरेशन क्या तुमने नहीं पढ़ा था? लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर तुम्हें लिविंग कहना है तो उसको लाइफ प्रोसेस दिखानी पड़ेगी। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिसको तुम लिविंग कह रहे हो, अगर उसको लिविंग कह रहे हो तो वो लाइफ प्रोसेस दिखाएगा। कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस दिखाएगा? न्यूट्रिशन। क्या प्लांट की बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा? कैसे बन रहा है? वो खुद ही बना रहा है न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो खुद ही दिखाता है कि नहीं? तो प्लांट की बॉडी में न्यूट्रिशन आ रहा है। दूसरा सुनो, दूसरा क्या था? रेस्पिरेशन था, जो हमने पहले पढ़ा हुआ था। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? हम सांस लेते हैं जब, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो फिर वो ऑक्सीजन खाने के साथ मिक्स होकर खाने के साथ कंबाइन हो जाती है। ऐसा पढ़ा है, पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा है रेस्पिरेशन क्यों एक्सोथर्मिक होता है। तो क्या पढ़ा है? जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, हमारे ब्लड में घुल जाती है, फिर वही ब्लड कहाँ जाता है? पूरे शरीर में जब जाता है तो हर एक सेल के पास जाएगा। हर एक सेल में क्या करा उसने जो ग्लूकोज पहले जो डाइजेस्ट खाना हुआ था हमारी बॉडी के अंदर, वहां से जो ग्लूकोज बना था उसको तो लेके गया सेल के अंदर। अब क्या लेके गया? साथ में जो ऑक्सीजन है उसको भी कहाँ लेके गया? सेल के अंदर। क्या होगा? ये होगा कि भैया जो खाना है तुम्हारा, ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? क्या कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और साथ में एनर्जी बनाता है। एनर्जी बनाता है बहुत सारी। अब मैं एटीपी लिख रही हूं, जिसको नहीं पता एटीपी क्या होता है? एनर्जी होता है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, कि एनर्जी का नाम बताओ, कौन सी एनर्जी की बात करो तुम? एटीपी लिखेंगे वहां पे। अगर जिसको दिक्कत हो रही है तो मैंने क्या बोला? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, साथ में क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। ठीक है या नहीं? तो एनर्जी का क्या, एनर्जी सबको रिक्वायरमेंट नहीं है क्या उसकी? प्लांट को एनर्जी नहीं चाहिए? अब तुम कहोगे प्लांट तो मूव भी नहीं करता, प्लांट तो बात ही नहीं करता, उसको एनर्जी कहां चाहिए? अरे लेकिन जब वो पूरी बॉडी के अंदर खाने को पहुंचा रहा है तो क्या बिना एनर्जी के हो जाएगा? वो पूरी बॉडी में जब पानी फैला रहा है तो बिना एनर्जी के हो जाएगा क्या? जब सॉइल से उसको पानी खींचना है अपनी बॉडी के अंदर तो बिना एनर्जी के हो जाएगा क्या? कहीं ना कहीं एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट लगेगी ना। उसके अलावा वो अंदर और वो खाना भी तो बना रहा है, अंदर बहुत सारी चीजें हो रही है तो उसमें भी तो एनर्जी लगेगी। तुम कहोगे नहीं, खाना बनाने में कौन सी एनर्जी? वो तो सन की एनर्जी को ट्रैप कर देता है, जिसको हम लाइट एनर्जी कहते हैं, उससे तो खाना बनाता है। अरे भाई पर और भी तो फंक्शन है, कल को फ्लावर बनाना है, कल को उसको फ्रूट बनाना है, कैसे बनाएगा वो? उसको ग्रो करना है ना। प्लांट ग्रो नहीं करता क्या? और प्लांट ग्रो कैसे करेगा? जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। न्यूट्रिशन में ऐसी चीज क्या मिल रही है उसको? एनर्जी मिल रही है, तभी तो ग्रो करेगा। जब तुम्हारी बॉडी को ग्रोथ अगर तुम्हारी बॉडी की हो रही है तो कैसे हो रहा है? क्योंकि तुम्हें न्यूट्रिशन मिल रहा है। उस न्यूट्रिशन से हो क्या रहा है? तुम्हारी बॉडी ग्रो कर रही है। समझ में आ रहा है या नहीं? वो न्यूट्रिशन तुम्हें ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है और क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है, ताकि तुम सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सको। कुछ आ रहा है समझ में? तो अगर तुम प्लांट को लिविंग कह रहे हो तो उसको लाइफ प्रोसेस दिखानी पड़ेगी। उस लाइफ प्रोसेस में क्या आता है? रेस्पिरेशन आता है, यानी कि उसको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा अपनी बॉडी के अंदर। मैं बाकी के दो लाइफ प्रोसेस की बात फिलहाल नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो उसको ऑक्सीजन अंदर लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब अभी तक का हमने जो पढ़ा था कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेता है, तो ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए है, बाकी और के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि भैया जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स वो दोनों चीजें शो करते हैं। एक क्या शो करेंगे? रेस्पिरेशन, और दूसरा क्या शो करेंगे? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो जाएगा? खाना बनाने की प्रक्रिया, खाना बनाने का प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर, और रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन जो होगा बॉडी के अंदर जाएगा। समझ में आया या नहीं? अगर यहां पर फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर जा रहा है तो बाहर क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन में अगर ऑक्सीजन अंदर जा रहा है तो बाहर क्या निकलेगा? CO2। समझ में आ रहा है क्या कह रही हूं मैं? तो अब ये मत कहना कि प्लांट की बॉडी में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। तो पहले पूछना कि किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो? क्या फोटोसिंथेसिस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो? फोटोसिंथेसिस को ध्यान में रखते हुए बोल रहे हो तो हाँ भैया उसकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है जिससे वो खाना बनाता है। और अगर रेस्पिरेशन को ध्यान में रखते हुए बात करते हो तो क्या लिखोगे कि हाँ ठीक है वो ऑक्सीजन लेता है अपनी बॉडी के अंदर। क्यों लेगा? क्योंकि उसको वो एनर्जी बनानी है। एनर्जी क्यों बनानी है? अरे तभी तो सारी परफॉर्म कर सकता है एक्टिविटीज। सारी एक्टिविटीज तभी परफॉर्म हो सकती है जब वो एक चीज मैं तुमको बताती हूँ। जब हमारे सेल्स डिवाइड होते हैं, तुमको पता है कि नहीं होता?
हमारे सेल्स अगर डिवाइड होते हैं तो डिवीजन के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। खाने से क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। तो अगर सेल डिवाइड करवाना है तुम्हें, 1 से 2 सेल बनाने, क्यों बनाने? क्योंकि सेल अगर डिवाइड करेंगे तो सेल के नंबर बढ़ेंगे। सेल का नंबर बढ़ेगा तो मेरी बॉडी में जब सेल का नंबर बढ़ेगा, इसका मतलब मेरी ग्रोथ हो रही है ना। तो वो सेल के नंबर में कैसे बढ़ाऊं? वो सेल के नंबर में तभी बढ़ा सकती हूं जब मेरी बॉडी में एनर्जी प्रेजेंट होगी। वो एनर्जी कहां से आएगा? वो न्यूट्रिशन से आएगा। तो मेरी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहा है तो इन द लास्ट मुझे एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो मैं सेल को डिवाइड कर सकती हूँ। सेल डिवाइड होगा तो मेरी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे। ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे तो मेरी ग्रोथ होगी। और क्या तुमने ये नहीं देखा प्लांट की ग्रोथ होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो ग्रोथ कैसे करेगा? कि उसको क्या चाहिए भैया? उसको एनर्जी चाहिए, मतलब मिलेगा तो न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन तो अपनी बॉडी में खुद ही बना रहा है, वो खाना तो खुद ही बना रहा है। उस खाने को जब वो कंबाइन करवा देता है ऑक्सीजन के साथ, ये रिएक्ट करवा देता है तो एनर्जी बनती है। अब इस एनर्जी को यूज करेगा अपने दूसरे एक्टिविटीज करवाने के लिए। कुछ समझ में आया या नहीं? ठीक है, तो हमने क्या बोला कि गैसेस एक्सचेंज लिखा है स्ट्रोमेटा के अंदर। पहली चीज यहाँ पे हम ये नहीं लिख रहे कि गैसेस एक्सचेंज क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है और ऑक्सीजन बॉडी के बाहर जा रहा है, ये नहीं लिखा है। क्योंकि गैसेस एक्सचेंज में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों आ जाएंगे। समझ पा रहे हो? ठीक हो गया। तो गैसेस एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है बच्चे? किसके बीच में हो रहा है? हम बोलेंगे कि गैसेस एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन नेचर, जिसको हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट, बोल सकते हैं ना। तो इन्वायरमेंट के बीच में और किसके बीच में हो रहा है? इन्वायरमेंट और लीव्स के बीच में क्या हो रहा है? गैसेस एक्सचेंज। दूसरा इसके अंदर क्या आता है? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है वाटर का लॉस। तो वाटर लॉस में हेल्प करता है कि वाटर लॉस ना हो, प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन। क्या लिखेंगे? इट प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब क्या? बचाता है। किस चीज से बचाता है? ट्रांसपीरेशन से बचाता है। कौन बचा रहा है? स्टोमेटा बचा रहा है। तुम्हें पता था ना ऐसा होता है स्टोमेटा, तो ये गार्ड सेल्स ऐसे होते हैं, ऐसा हो गया ना, बीच में क्या है? ओपनिंग है कि नहीं है? ठीक है, अगर ये स्टोमेटा हमेशा खुला रहेगा तो बाहर कौन प्रेजेंट है? बाहर तो सन है। सन क्या करेगा? अपनी रेडिएशन निकालेगा, वो तो हमेशा ही निकालता है, सूरज की रोशनी तो हमेशा ही आती है। अब ये ओपन रहेगा, अंदर तो पानी चाहिए था जो तुमने वो उससे सॉइल से ले रखी है। और पानी क्यों चाहिए? क्योंकि भैया पानी जब टूटेगा नहीं तो खाना कैसे बनेगा? पानी तो खाने बनाने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर वो खाना बनाने के लिए उसने पानी लिया है लेकिन सनलाइट है, स्टोमेटा ओपन है, तो जो पानी था वो तो भैया बाहर निकल जाएगा। पानी तो वैसे ही बाहर निकल जाएगा। जब पानी निकल जाएगा तो उसकी बॉडी में पानी प्रेजेंट होगा नहीं, खाना कैसे बनाएगा वो अपनी बॉडी के अंदर? समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? तो इसको क्या बोलते हैं? जब पानी का लॉस हो जाता है बॉडी से, इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो स्टोमेटा क्या करता है? स्टोमेटा खुलता है, बंद होता है। पता है ना तुम्हें कि स्टोमेटा खुलता भी है, बंद होता है। कैसे खुल रहा है, कैसे बंद हो रहा है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट स्टोमेटा खुलता है, बंद होता है। तो इससे क्या करता है? वो ट्रांसपीरेशन को बचाता है। स्टोमेटा तुम्हारे 2 जगह काम आता है। पहला काम क्या है कि जो भी नेचर है, जो भी इन्वायरमेंट है, उसकी बॉडी से गैसेस का, जो भी इन्वायरमेंट और लीव्स है, इन्वायरमेंट और लीव्स के बीच में गैसेस का एक्सचेंज करवाना, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे फिर ऑक्सीजन हो, चाहे फोटोसिंथेसिस के लिए हो, चाहे रेस्पिरेशन के लिए हो। तो पहला काम इसका ये है। दूसरा काम क्या है कि स्टोमेटा की बॉडी, सॉरी जो प्लांट की बॉडी है, उसमें से ज्यादा पानी कहीं लॉस ना हो जाए। जो पानी खाना बनाने के लिए चाहिए था, जो पानी प्लांट को अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए था, अगर तुम्हारे स्टोमेटा ओपन रह गए तो पानी सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। तो वो पानी को बचाने के लिए स्टोमेटा अपने आप ओपन और अपने आप क्लोज हो जाते हैं। तो स्टोमेटा क्या करता है? स्टोमेटा पानी के लॉस से बचाता है। किसको? किसके पानी के लॉस से? प्लांट की बॉडी से पानी का जो लॉस है वो ज्यादा से ज्यादा ना हो, उससे बचाता है। पानी के लॉस को यहाँ पे बायो में क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपीरेशन से बचाता है कौन? स्टोमेटा, कि प्लांट की बॉडी से पानी का लॉस ज्यादा से ज्यादा ना हो। ठीक हो गया? समझ में आ गया इतना? एक नोट पॉइंट बना के लिखेंगे, गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। हमने नोट पॉइंट पे क्या लिखा कि गार्ड सेल कंट्रोल कर रहा है ओपनिंग और स्टोमेटा को ना, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो आप ध्यान से सुनेंगे, गार्ड सेल कैसे कंट्रोल करता है भैया ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो पहले मैंने ये बोला कि गार्ड सेल क्या है? गार्ड सेल अभी क्लोज है। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम बना रही हूं पहले मैं। तो भैया ये तो बन गए मेरे गार्ड सेल्स। ठीक है, तो गार्ड सेल्स देखो, ये क्या है? ये क्या क्लोज वाला कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है? ओपन कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है? क्लोज कंडीशन। अब ध्यान से सुनेंगे, क्या हमारे पास जो प्लांट है वो पानी को अब्सॉर्ब करता है? प्लांट अपनी रूट से पानी को लेके जाता है ऊपर की तरफ। तो ये गार्ड सेल क्या करता है? ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी बॉडी में एंटर करवाता है, अपनी बॉडी में। तो तुमने कभी देखा है किशमिश?
किशमिश को जब तुम खीर में डाल देते हो तो किशमिश फूल जाता है कि नहीं फूल जाता? इसका मतलब पानी क्या हो गया, उस किशमिश के अंदर चले गया, जिसकी वजह से फूल गया। समझे? तो वैसे ही जब गार्ड सेल के अंदर ये पानी जाएगा, अब तुम कहोगे ये तो मोटा है या तो पतला हो गया, यहाँ पे तुम ये कहोगे भाई डायग्राम पे मत जाओ, तुम ये समझो कि साथ में जब ये चिपके हुए थे, अब जब वो फूल गया है तो ऐसे नहीं जाएगा क्या, एक दूसरे दूर दूर नहीं जाएगा, फूल गया है जब। समझ में आ रहा है कि नहीं? गार्ड सेल अभी तक का क्या थे, अभी तक का ऐसे थे, चिपके हुए थे, क्लोज थे, लेकिन जैसे ये पानी लेगा भैया, पानी लेगा तो फूलेगा ना, और जब फूलेगा तो सेल फूलेगा तो भैया ऐसे फैलते जाएगा, फैलेगा तो बीच में गैप आ जाएगा ना। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं? तो मैंने क्या बोला कि गार्ड सेल क्या रहते हैं भैया, क्लोज रहते हैं। जब क्लोज रहते हैं तो खुलेगा कैसे, ओपन कैसे हो रहा है, जब ये पानी को अपनी बॉडी में ऑब्जॉर्व कर लेते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या करा, वाटर उसने क्या करा, ऑब्जॉर्व किया, ऐड किया है मैंने, ऐड मतलब इसकी बॉडी में पानी गया है। तो यहाँ पर जो सेल है, कौन सा सेल, गार्ड सेल, गार्ड सेल क्या होता है, फूल जाता है, फूलने को क्या बोलते हैं हम, स्वेल। तो जब गार्ड सेल फूल जाता है तो भैया दूर दूर ऐसे आ जाएगा, तो बीच में क्या दिखने लग जाएगा, ओपनिंग। अगर बीच में ओपनिंग दिख रही है तो मैं क्या बोलूंगी, स्टोमेटा कैसा हो गया मेरा, ओपन हो चुका है। और अगर मैं इस फूले हुए, अरे भैया तुम सोचो ना, अगर किशमिश को तुम उसी कंटेनर के अंदर रख रहे हो, किस कंटेनर के अंदर जिसमें तुमने खीर बना रखी है, तो उसके अंदर पानी जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा हो सकता है कि वो फट जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर लगते जा रहा है ना, फूलते जाएगा फूलते जाएगा फूलते जाएगा, तो एक टाइम क्या हो जाएगा, फट जाएगा। लेकिन ऐसी चीज होती नहीं है, वो रुक जाती है प्रोसेस, क्योंकि पानी कैसे, अभी समझाती हूँ क्यों प्रोसेस रुक जाती है। अच्छा जो भी है, मैंने बोला एक बार ये फूल चुके हैं, ओपन हो चुका है, अब क्या होगा, अब इसकी बॉडी से अगर पानी बाहर निकल जाए, इसकी बॉडी से पानी अगर बाहर निकल जाए, यानी कि इसने क्या करा, पानी के मॉलिक्यूल को बाहर निकाला, तो जो फूला हुआ था अब वो वापस आ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। जैसे कि अगर तुम अंगूर को धूप में सुखा दो, किशमिश ऐसे तो बनाया जाता है, अंगूर को अगर तुम धूप में सुखा दो, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, सारा पानी रिलीज हो जाएगा और जो किशमिश है वो क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। समझ रहे हो या नहीं समझे? तो मैंने क्या बोला कि अगर मैंने क्लोज स्टोमेटा जब मेरा था, तो मैंने बोला कि जो मेरे गार्ड सेल जब बंद थे तो उन्होंने पानी को अपनी बॉडी में लिया, पानी को लिया तो सेल यहाँ पे क्या हो गया, स्वेल हो गया, स्वेल यानी कि फूल गया। फूलने के बाद मैंने इसकी बॉडी से जब पानी लॉस करवाया, इसकी बॉडी से जब पानी लॉस हुआ तो वापस से सेल जो हो गया वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया, श्रिंक हो गया तो वापस से वो क्लोज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से सुनेंगे, यहां से यहां तक की प्रोसेस को हम एंडोऑस्मोसिस कह देते हैं, एंडोऑस्मोसिस। और यहां से यहां तक की प्रोसेस को हम बोल देते हैं एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, अब ये क्या है फटाफट से समझा रही हूं मैं। एंडो मतलब होता है अंदर, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस का मतलब होता है जब पानी के मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑस्मोसिस सिर्फ पानी के लिए लगता है, जब पानी के मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करते हैं, सेल की सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, तो जब पानी के मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से कि जब यहाँ पे देखो पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा बना रखे हैं मैंने, यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या बना रखे हैं, कम। तो पानी जब अपने हायर कंसेंट्रेशन से, जहां पे पानी का अमाउंट ज्यादा है, अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है, क्योंकि पानी का अमाउंट वहां पे क्या है, कम है, तो उसको लोअर कंसेंट्रेशन कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, हायर कंसेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पानी का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। तो पानी जब अपने हायर से लोअर की तरफ जाता है, किसको पार करके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल की सबसे बाहर वाली लेयर, ये तुम्हारे पास सेल होता है, सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिसको सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कि सिलेक्टेड चीजों को बॉडी के अंदर लाने देगा, बॉडी के बाहर जाने देगा, जिसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेमी मतलब हाफ, हाफ चीजों को बॉडी के अंदर आने देगा और हाफ ही चीजों को बॉडी के बाहर जाने देगा, जिसकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसी को, एक्स्ट्रा वगैरह किसी भी चीज को अंदर नहीं आने देगा वो, ना ही किसी भी चीज को अपनी बॉडी से बाहर जाने देगा। जिसके बारे में बताया गया है, जिसके बारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला है कि भैया इसको बॉडी से बाहर निकालो या इसको बॉडी के अंदर लो, सिर्फ उसी को बॉडी के अंदर अपने एंट्री करवाएगा और उसी को बॉडी के बाहर वो भेजेगा। इतना समझ में आया? तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि जब यहाँ पर लिक्विड का मॉलिक्यूल है इसके चारों तरफ, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए लिक्विड का मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है या पार करके दूसरी तरफ आ रहा है, ये मत देखो सेल के अंदर है कि सेल के बाहर है। पानी का मॉलिक्यूल जब अपने ज्यादा कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को पार करते हुए, तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। यहाँ पे क्या है, एंडोऑस्मोसिस, यानी कि पानी का मॉलिक्यूल कहां से कहां जा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया एंडोऑस्मोसिस।
एक्सोऑस्मोसिस क्या हो जाएगा? जब पानी का मॉलिक्यूल अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है तो अंदर पानी का मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, बाहर पानी का मॉलिक्यूल कम होगा, और पानी का मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को पार करते हुए जा रहा है जिसका नाम क्या है? पूरी मेम्ब्रेन, जिसका नाम क्या है? सेमी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये भी ऑस्मोसिस है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है? बॉडी के अंदर से बाहर जा रहा है, तो यानी कि एग्जिट हो रहा है यहाँ पर। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब एग्जिट, निकलना। तो ऑस्मोसिस कैसा हो रहा है? एग्जिट वाला, यानी कि इसकी बॉडी से पानी का मॉलिक्यूल बाहर की तरफ जा रहा है। और एंडोऑस्मोसिस में क्या हो रहा है कि इसकी बॉडी में बाहर से पानी का मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है। जब पानी का मॉलिक्यूल अंदर आएगा तो एक फूल जाएगा, फूलने की वजह से दूर दूर हो जाएगा, बीच में गैप बन जाएगा। और जब इसकी बॉडी से पानी बाहर जाएगा तो ये वापस से पास पास आ जाएगा, यानी कि गैप गायब हो जाएगा, यानी कि स्टोमेटा मेरा क्लोज हो गया। आया कुछ समझ में कि नहीं? हेडिंग डालेंगे, हमारा नया टॉपिक, नया हेडिंग है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट, इन डेजर्ट प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट्स। अब तुम्हें बहुत ध्यान से सारी चीजें सुननी है। ये मेरा नॉर्मल प्लांट है, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल प्लांट है, और ये मेरा कैसा प्लांट हो गया? डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट में कैक्टस पाया जाता है ना, तो अभी जो मैं बना रही हूँ वो है अपोन्शिया। अपोन्शिया क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कैक्टस होता है। कैक्टस के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया अपोन्शिया, जिसको हम बोलते हैं कैक्टस। कैक्टस ही समझो यार, कैक्टस ही है वो। एक कैक्टस प्लांट डेजर्ट में पाया जाता है, ये नॉर्मल प्लांट जो हमारे आसपास यहाँ पे पाया जाएगा। अब नॉर्मल प्लांट के साथ क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, रूट से भैया वो वाटर को अपनी बॉडी के अंदर लेता है कि नहीं लेता, और यहां से ऊपर जाएगा, यहाँ पे उसके मीजोफिल सेल होते हैं, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। सनलाइट जो ऊपर से आ रही है वो क्या होगा? उसको ट्रैप करेगा, खाना वाना बहुत बढ़िया तरीके से बनाएगा। समझे या नहीं समझे? अब डेजर्ट प्लांट में क्या है? बेचारों को वैसे पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। डेजर्ट में तो पानी नहीं है ना, या फिर बहुत कम अमाउंट में, तो बेचारों को पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। फिर इनकी जो भी रूट्स होती है, इनकी रूट्स बहुत लंबी होती हैं जनरली, ठीक है। तो इनकी रूट्स में से जो भी था, जहां से भी गिन चुन के थोड़ा बहुत पानी का अमाउंट इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा किया। अब दिन के समय जो सूरज है वो बहुत खतरनाक चमकता है कि नहीं चमकता? तो सूरज से जो रोशनी आ रही बहुत तेज आ रही ना दिन के समय, तो अगर सूरज बहुत तेज चमक रहा है, इसका मतलब अगर इसके दिन के समय स्टोमेटा खुल गए, दिन के समय क्या खुल गया? स्टोमेटा खुल गया, तो इसकी बॉडी का जो बचा खुचा पानी है वो तो सारा इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि इलाका ही ऐसा है जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, और वो बेचारा फिर खाना कैसे बनाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब हमारा टॉपिक ही यही है कि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, उनकी बॉडी में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। जैसा हमारा नॉर्मल ग्रीन प्लांट है जो हमारे आसपास पाया जा रहा है, जो उसके अंदर हो रहा है, यहाँ पर वही सेम चीज नहीं होती, यहाँ पे कुछ और चीज होती है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं डेजर्ट प्लांट जो ये है, जिसको मैं कैक्टस बोल रही हूँ, डेजर्ट प्लांट अगर तुमने इंक्लूड कर दिया ना तो सारे प्लांट्स आ जाएंगे जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं। मैंने बस उसका एक एग्जांपल उठा के ले रखा है जिसका नाम है कैक्टस। इसको कैक्टस नहीं बोलते, ये है अपोन्शिया, ठीक है, कैक्टस कुछ और है। हाँ, तो इतना तुम्हें समझ में आया। तो अब मुझे ये देखना है सबसे पहले इसके अंदर क्या चेंज हुआ। इसके अंदर लीव्स नहीं है, ध्यान रखना। इसके जो ये है ना, ये इसको हम क्या बोलेंगे? कांटे बोलेंगे ना, तो ये थॉर्न हो गया कि नहीं? ये क्या है? ये थॉर्न बना कैसे? ये है मॉडिफाइड लीफ। ये क्या है? मॉडिफाइड लीफ। उसका जो पत्ता था भाई, पत्ता जो था उसने अपने आप को मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद एक ऐसा कांटा जैसा नुकीला पॉइंटेड शेप में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब जो मैंने इसको इतना मोटा बना रखा है, लेकिन कांटे तो छोटे छोटे होंगे ना। क्यों कर रखा है? क्योंकि सबसे ज्यादा स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? लीव्स में पाया जाता है। और बेचारा अगर, क्योंकि लीव्स, भैया देखो, स्टोमेटा अगर उसको पानी मिल रहा है कहीं से, गार्ड सेल क्या करेगा? गार्ड सेल तो स्टोमेटा ओपन कर देगा ना। गार्ड सेल जब पानी लेता है तो गार्ड सेल फूल जाता है कि नहीं फूल जाता? अभी इससे पहले यही तो पढ़ा था हमने। और अगर फूल जाता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, और अंदर जितना भी पानी चाहिए रिएक्शन के लिए, खाना बनाने के लिए, वो तो सारा उड़ जाएगा। समझे? तो इसने क्या कर दिया भैया? इसने बोला कि देखो हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है, तो मैं अपने लीफ का शेप जो है वो चेंज कर देता हूं, और मैं अपने आप को कन्वर्ट कर देता हूं किसके अंदर? ये थॉर्न्स के अंदर। तो अब फोटोसिंथेसिस कहां होगी? इसका जो ये पार्ट दिख रहा है ना, फ्लैट वाला पार्ट दिख रहा है कि नहीं, जो कि उसका क्या है? स्टेम। ये फूला हुआ पार्ट क्या है? उसका स्टेम। अब इस स्टेम के अंदर क्या होगी? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। समझ में आया या नहीं आया? अब कैसे हो रही है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, उसको पढ़ना है। तो अब मैं यहाँ पे इसको बना रही हूँ डायग्राम, ध्यान से समझना क्या पढ़ रहे हो।
ठीक है। ये है हमारे पास ओपोन्शिया, मतलब मैंने उसको कैक्टस बोल दिया अभी, तो कैक्टस और ओपोन्शिया अलग अलग है। तो मैंने बोला यही अभी मेरा कैक्टस है, यही मेरा ओपोन्शिया जो भी है। इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि भैया एक चीज बताओ, रात के समय इसकी बॉडी में हो क्या रहा है। क्या मतलब रात के समय? हमने तो पढ़ा था फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ दिन के समय होता है, पढ़ा था जब मैंने तुमको डिफरेंस बताया था। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में अंतर होता है। रेस्पिरेशन पूरे दिन भर चलेगा, पूरे रात भर चलेगा, जब तक वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है तब तक हर एक समय उसकी बॉडी में रेस्पिरेशन होगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस कब तक होगा? जब तक सनलाइट उसके आसपास प्रेजेंट होगी तब तक प्रेजेंट होगा, जिसको हम बोल देते हैं कि दिन के समय सनलाइट। दिन के समय तुम कहोगे सुबह नहीं, अरे दिन का समय मतलब डे टाइम, मतलब सुबह से लेकर शाम तक जब तक सनलाइट प्रेजेंट है। समझे क्या बोल रही हूं मैं? अब तो तुमने यहां क्यों लिख दिया ड्यूरिंग नाइट? इसका मतलब यहां पर फोटोसिंथेसिस कुछ ना कुछ रात को भी हो रहा होगा। समझे या नहीं? तभी तो इस कैटेगरी को अलग से पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को अलग से पढ़ रहे हैं हम। तो हमने लिखा इसके अंदर कुछ चीजें रात को होती हैं और कुछ चीजें कब होती है? डे टाइम पे। तो ड्यूरिंग डे टाइम या फिर ड्यूरिंग नाइट या ड्यूरिंग डे, तो दो अलग अलग कंडीशन पे काम करता है ये। मतलब इसकी बॉडी में फोटोसिंथेसिस एक बार में नहीं कंप्लीट हो जाती है। जैसे हमारे नॉर्मल प्लांट्स पाए जाते हैं, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस एक ही बार में कंप्लीट हुई। इनकी बॉडी में आधी चीजें रात को होंगी, आधी चीजें सुबह होंगी। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहला पॉइंट, रात के समय स्टोमेटा भैया ओपन हो जाते हैं, क्योंकि बाहर तो सनलाइट है नहीं। बाहर तो सनलाइट है नहीं, अगर बाहर सनलाइट नहीं है तो स्टोमेटा ओपन हो गया तो पानी जो होगा वो इवेपोरेट होगा नहीं, है कि नहीं? तो खुल क्यों रहा है? जब सनलाइट नहीं है, पानी इवेपोरेट नहीं होगा तो खुलेगा क्यों? क्योंकि खाना तो सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है ना। तो खुल क्यों रहा है? खुल इसलिए रहा है ताकि भैया गैसेस एक्सचेंज हो सके। कौन सा गैसेस एक्सचेंज यार? कौन सा गैसेस एक्सचेंज? खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? CO2 चाहिए ना खाना बनाने के लिए। तो ये चाह रहा है कि भैया अगर मैंने स्टोमेटा ओपन किया है तो इसलिए किया है ताकि गैस का एक्सचेंज हो सके। कौन सा गैस का एक्सचेंज? CO2 एंटर कर सके बॉडी के अंदर। समझे? गैसेस एक्सचेंज में क्या होगा? CO2 एंटर्स इन द बॉडी या इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर इस ऑब्जेक्ट इनसाइड द स्टोमेटा लिख सकती हूँ ना कि एंटर्स थ्रू इनसाइड द बॉडी, लिख देती हूँ इनसाइड द बॉडी थ्रू स्टोमेटा। समझ में आया? तो दिन के समय, सॉरी रात के समय स्टोमेटा खुल गए। स्टोमेटा खुलने के बाद क्या हुआ कि जो भी गैसेस एक्सचेंज होना था वो हो गया। क्या बना रहे हो भैया? खाना बना रहे हो ना, तो कौन सा गैस आएगा बॉडी के अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड। आसपास से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी के अंदर आया, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। अब क्या होगा? इसकी बॉडी में पानी तो होगा। पानी होगा कि नहीं होगा? कहीं ना कहीं से बेचारे ने इकट्ठा करके रखा होगा ना अपने पास, पानी भी होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी रिएक्ट करने चाहिए, लेकिन हमने नहीं पढ़ा कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं। भैया पहले पानी तो टूटता है और H2 और O2 में कन्वर्ट होता है। ये जो H2 है ये CO2 के साथ रिएक्शन करके C6H12O6 बनाता है। तो पानी की रिएक्शन थोड़ी हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। पानी के अंदर जो प्रेजेंट है H2 गैस, उसकी रिएक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। आया समझ में कि नहीं? लेकिन ये ये पानी का मॉलिक्यूल टूटता कब है? जब तुम्हारे पास सनलाइट होती है। आ रहा है ना समझ में? जब सनलाइट होती है तभी तो टूटता है ये। तो इसका मतलब भाई इसने एंटर कर दिया। अब क्या होगा? अब क्योंकि रेस्पिरेशन तो हमेशा होता है, अगर उसकी बॉडी में CO2 बढ़ते जा रहा है, एक टाइम के बाद वो CO2 बहुत ज्यादा हो जाएगा, रेस्पिरेशन के थ्रू उस CO2 को तो बाहर निकाल देगा ना वो। हाँ है ना? तो रेस्पिरेशन तो हमेशा हो रहा है। अब करे क्या? दिन के समय क्योंकि स्टोमेटा खोल नहीं सकते, पानी बेचारा सारा इवेपोरेट हो जाएगा। पानी इवेपोरेट हो जाएगा, खाना बना नहीं पाएगा वो, है ना? तो ये क्या करता है? ये दिमाग लगाता है कि देखो मैं इसको तो नहीं बना सकता, खाना तो नहीं बना सकता, मैं इसको, इस CO2 को एक बीच वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। मतलब मैं इसको CO2 नहीं रखने दूंगा, ना ही मैं खाना बना रहा हूं, मैं इसको एक बीच में किसी स्टेज में अध पका हुआ खाना रख के छोड़ दिया उसको। समझे या नहीं समझे? मतलब उसने क्या करा? उसने भैया सारी सब्जियां कट करके रख दी, सारे मसाले वगैरह सब कुछ मिक्स करके रख दिए सब्जी के अंदर, बस नीचे से गैस नहीं दिया। मतलब कि उसको बर्नर के ऊपर नहीं रखा, गैस के ऊपर नहीं रखा। वो सोचा इसको मैं दिन में रख दूंगा गैस के ऊपर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो CO2 को जैसे जब हम खाना बनाते हैं उसी समय हम सब्जी कट करेंगे, फिर उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे, सब्जी वब्जी सब कुछ रखा, उसमें मसाले वसाले सब कुछ डाले, ठीक है। उसके बाद उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, तब हमारे लास्ट में पका हुआ खाना बन जाता है जिसको हम कंज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है? अगर मैंने CO2 को अपनी बॉडी के अंदर रख दिया, रेस्पिरेशन तो लगातार होती जा रही है और रेस्पिरेशन होती जाएगी तो इसकी बॉडी से CO2 बाहर निकल जाएगा ना, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है?
ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, CO2 बाहर निकाल रहे हैं। समझे या नहीं? ब्रीदिंग के अंदर यही होता है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन अभी एक ही मान के चल रही हूं मैं। समझे मेरी बात या नहीं समझे? तो अब वो क्या कह रहा है कि देखो भैया ये चीज तो मेरी हो नहीं सकती है क्योंकि सनलाइट है नहीं, दिन के समय में ये कर नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने स्टोमेटा खोल दिया पानी उड़ जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, हम अध पका हुआ खाना बना देते हैं, इसका आधा पका हुआ खाना। तो रात के समय में इतना खत्म। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो CO2 है इसको कन्वर्ट कर दिया गया, CO2 कन्वर्टेड इनटू, CO2 इज कन्वर्टेड इनटू एन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है? इन दो के बीच का, इसके और इसके बीच में कोई एक चीज आ गई, इसको इंटरमीडिएट कह देते हैं। समझे? ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन के बीच में, जैसे शाम क्या है? शाम क्या है? दिन और रात के बीच का पार्ट, वो शाम, वो इंटरमीडिएट पार्ट हो गया। ना कंप्लीटली दिन है ना कंप्लीटली रात है। समझे? तो वैसे ही ना पूरी रिएक्शन रात को हो रही है ना पूरी रिएक्शन दिन को हो रही है, उसमें बीच में एक चीज और बन रहा है जिसको मैंने बोल दिया इंटरमीडिएट। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया जाता है इंटरमीडिएट के अंदर। उस इंटरमीडिएट का नाम होता है मैलिक एसिड। मतलब किसी एक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। उस मैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है हमको जानने की जरूरत नहीं है अभी इस क्लास 10th में। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसने क्या करा? इसने ही करा, स्टोमेटा खोले, गैसेस को बॉडी के अंदर लाया। कौन सी गैस को? कार्बन डाइऑक्साइड को। हाँ, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया रात के समय। हाँ, रात के समय की कहानी हो रही है, जबकि रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर नहीं आ सकता है कि नहीं? बट बेचारा कैसे बनाएगा खाना? तो कुछ ना कुछ तो नया तरीका लगाएगा वो, क्योंकि हर कोई ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में बस एक ही चीज चाहता है कि वो सरवाइव कर सके, वो जिंदा रह सके। तो अगर ये अभी तक का जिंदा पाया जा रहा है तो कैसे रह रहा है सरवाइव? कैसे कर रहा है सरवाइव? तो इसने एक नया तरीका खोज लिया। समझे? भगवान ने इसको ऐसे बना रखा है कि ये रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में लेता है और इसको एक बीच वाले स्टेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसको अधपका खाना कह देंगे हम। उस अधपके खाने का नाम क्या है? मैलिक एसिड। ठीक हो गया। अब जैसे ही दिन का समय आया तो दिन का समय क्या होगा? दिन का समय भैया स्टोमेटा हो जाएगा क्लोज। स्टोमेटा क्या हो जाएगा? क्लोज। खुल नहीं सकता ना, खुल गया तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा। इतनी मुश्किल से तो डेजर्ट में वैसी पानी कहां मिलता है ना? तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा। अब क्लोज हो जाएगा तो लेकिन लाइट एनर्जी को तो ट्रैप करेगा। उसके लिए जरूरी थोड़ी है कि भैया तुम्हारे स्टोमेटा खुले होने चाहिए तभी लाइट एनर्जी आएगी। अरे जब तुम सन में जाते हो, सन में खड़े रहते हो, बाहर धूप में खड़े रहते हो, तो क्या तुम्हारे हाथ के पोर्स खुले रहते हैं कि आजा भैया सन को मैं अब्सॉर्ब कर लूं? तुमको तो गर्मी लगेगी ना। समझे या नहीं समझे? तो उसको स्टोमेटा से मतलब नहीं है कि स्टोमेटा खुलेगा तभी लाइट अंदर जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो लाइट एनर्जी ट्रैप कर लिया जाता है। लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय कौन ट्रैप करेगा भैया इसको? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होंगे? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होंगे। समझ में तो आ ही रहा होगा। अब ये ट्रैप करने के बाद क्या होगा? क्या ये लाइट एनर्जी जो ट्रैप कर दी है, क्या अब ये पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ देगा? ठीक है, तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है? टूटना। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब ये पानी का मॉलिक्यूल टूट गया तो क्या बना भैया? क्या बना? इंटू H2 गैस एंड O2 गैस। समझ में आया या नहीं आया? अब ये H2 गैस इस मैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? खाना बनाएगा। आया या नहीं आया? समझ में आ गया? तो अब लास्ट पॉइंट क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ, सीधे सीधे लिख रही हूं, कन्वर्जन ऑफ मैलिक एसिड इंटू क्या? इंटू कार्बोहाइड्रेट, जो और कुछ नहीं क्या है हमारा खाना, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया तुमको? हमने क्या सीखा? रात के समय में स्टोमेटा खुला रहता है। होता क्या है? गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर जाता है। खाने बनाने की बात हो रही है बस। ये मत सोचना कि ऑक्सीजन नहीं जा रहा क्या बॉडी के बाहर। अरे जाएगा ना, रेस्पिरेशन तो करेगा ही वो। अरे क्या मेरी बॉडी के अंदर मैं CO2 को, सांस को बाहर निकाल नहीं रही हूं क्या? CO2 को निकाल भी रही हूं, ऑक्सीजन ले भी तो रही हूं, है कि नहीं? तो उसकी बॉडी में भी दोनों चीजें साथ में हो रही है, बट हम सिर्फ फोटोसिंथेसिस पे ध्यान दे रहे हैं। तो रात के समय में CO2 एंटर करा बॉडी के, बेचारा H2O को तोड़ नहीं सकता था क्योंकि एनर्जी थी नहीं उसके पास। और वो एनर्जी कौन सी हो रही है? लाइट एनर्जी, जो उसको तोड़ सकता है। तो उसने क्या करा? उसने CO2 को कन्वर्ट कर दिया एक बीच वाले पार्ट में, जिसको हम अधपका खाना कहेंगे, जिसका नाम होता है मैलिक एसिड। दिन के समय स्टोमेटा बंद,
स्टोमेटा बंद हो गई, लेकिन लाइट एनर्जी तो अंदर जाएगी जाएगी, क्योंकि क्लोरोफिल पकड़ रहा है ना उसको। तो क्लोरोफिल ट्रैप कर लेता है किसको, लाइट एनर्जी को। क्लोरोफिल ने क्या करा, उस पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, जो कि H2 और O2 हो गया। अब ये मैलिक एसिड जो उसने पहले से ही इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी में स्टोर करके रखा था, अब इसको इस ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा के और उसका कन्वर्जन करवा दिया, और हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। इस तरीके से डेजर्ट प्लांट अपनी बॉडी के अंदर क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं।